हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस मोस्ट अवेटेड वीडियो में, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। सीबीएसई साइंस चैलेंज राउंड 2 के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर कीज के। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन जो कि सीबीएसई साइंस चैलेंज राउंड 2 में पूछे गए थे, जो कि हमारा 13 से 17 मई तक कंटिन्यू जो चल रहा था। भाई उसी के क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करने के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आप सभी के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उन सबको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके और आने वाले नेक्स्ट चैलेंजेस में वो भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें और पता लग सके उन सभी को कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो है, विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनल्स विद यूकैरियोटिक सेल इज इनकरेक्ट। भाई क्रोमोसोम आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ये हमारे पास जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस में कोएग्जिस्ट करते हैं। ये क्रोमोसोम और ये दोनों मिलके हमारे न्यूक्लियस में ही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड राइबोसोम, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्गेनल विद इन यूकैरियोटिक सेल हैव ए मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर केमिकल एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू एटीपी, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो है हमारा, ईच गैमेट विल रिसीव हाउ मेनी क्रोमोसोम फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर। तो इसमें हमें बताना था कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो भाई 23 23 प्लस 1 इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए, तो इसका करेक्ट आंसर 23 हो जाएगा। हमारे पास दोनों पेयर में कितने होते हैं? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वन अनराइप पीच इज प्लेस इन द बैग ऑफ बनाना। मतलब एक पीच को एक बैग में रखा हुआ है जिसमें बनाना है ऑलरेडी, और एक दूसरा अनराइप पीच को रखा गया है बैग ऑफ इट्स ओन, उसी बैग में जिसमें वो रखा था। द पीच इन द बैग विद बनाना राइपन फास्टर। मतलब जिस बनाना वाले बैग में हमने पीच को रखा वो जल्दी से पक गया। तो बताना था कि किस कंपाउंड की हेल्प से ऐसा हो रहा है, किससे जल्दी से जल्दी वो पक गया। तो भाई ये गैस रिलीज होती है बनाना में, जो पके हुए बनाना होते हैं उसके अंदर से, वो है एथिलीन। तो भाई यही उसमें हेल्प करती है पकने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ था इस तरीके से कुछ कंसिक्वेंसेज और रीजंस। तो हमें बताना था कि भाई एड्रेनलिन जब रिलीज होता है तो इनमें से क्या होने वाला है। तो एक तो हार्ट बीट फास्ट हो जाती है भाई, और साथ ही साथ रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो है हमारा, थर्ड और हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड और थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5 में नजर आ रहा था, वो नजर आ रहा था इस तरीके से, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में एक कंपैरिजन दिया हुआ था और हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे इसके बेस पे, स्टेटमेंट बेस्ड। तो जो स्टेटमेंट था पहला वो था कि पीपल सफरिंग फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज कैन एडवाइज टू ए ब्राउन राइस, बिल्कुल सही है। ईटिंग व्हाइट राइस मोर कैन हेल्प रिड्यूसिंग आयरन डेफिशिएंसी, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो डायग्राम में भी दिया हुआ था यहाँ पे कि जो आयरन है हमारे पास वो ब्राउन राइस में कम होता है और यहाँ पे हमारे पास व्हाइट राइस में ज़्यादा होता है। तो यस, वो हेल्प करेगा आयरन में डेफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। कैलोरी पर ग्राम ब्राउन राइस इज मोर देन डेट ऑफ व्हाइट राइस। तो इसको चेक कर लेते हैं। भाई हमने यहाँ पे पहले से किया हुआ आप लोगों के लिए, अगर यहाँ से हम फाइंड करना चाहें तो ये 1.3 पर कैलोरी आएगी हमारी पर ग्राम, और यहाँ पे 1.2। तो हमारा जो ज़्यादा नजर आ रहा था वो व्हाइट राइस में नजर आ रहा था। तो उस हिसाब से तो गलत हो गया ना आंसर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन व्हाइट राइस, बट व्हाइट राइस में ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन हमारे पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी हमें करेक्ट नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हु सफर्ड विद ब्रेन स्ट्रोक वाज आस्क्ड टू रीड ए सिंपल फ्रेज एंड वांट टू रिपीट इट बैक टू द डॉक्टर। तो भाई कुछ इस केस में बता रहे थे कि बस वो अनेबल है वॉक इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल पा रहा है, मतलब सीधा नहीं चल पा रहा है, या मतलब उसके अंदर बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। इट्स का मतलब क्या हो गया? इट्स मीन कि ये सेरेबेलम वाली दिक्कत है, बैलेंसिंग नहीं कर पा रही है बॉडी उसकी। तो माइंड का, इसको लिटिल ब्रेन भी बोलता है, ठीक है। सेरेबेलम का दूसरा नाम क्या होता है? लिटिल ब्रेन। इसको भी याद रखेंगे, लिटिल ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ था हमें कि 2 ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें हार्ट बीट का रेट, मतलब ब्रीथ रेट, सॉरी हार्ट बीट नहीं, ब्रीथ रेट दिया होता है एथलीट का, और बता रखा था एक रेस्ट और एक एक्सरसाइज कर रहा है। तो दोनों के केस में देखो, रेस्ट में हमें दिया हुआ था और एक ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो 60 मिनट अगर हम मान के चले यहाँ तक, तो हमें बताना था कि एथलीट में किस केस में ज़्यादा ब्रीथ कर रहा है वाइल एक्सरसाइजिंग। तो कितनी ब्रीथ, हाउ मैनी मोर ब्रीथ डिड द एथलीट टेक पर मिनट वाइल एक्सरसाइजिंग, हाउ मैनी मोर ब्रीथ्स। मतलब आप नॉर्मल से नॉर्मल देखो, वॉल्यूम रेस्ट पे कितनी है। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मान लीजिए आप ऑन एवरेज। और यहाँ पे जो है आप अगर काउंट करोगे तो यहाँ तक आपको 20 नजर आ जाएंगी। तो भाई यहाँ पे तो हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी लगभग 20 जो है हमें नजर आ रही थी। तो भाई अगर हम उसमें बात करें हाउ मैनी मोर ब्रीथ, कितनी ज़्यादा ब्रीथ, मोर ब्रीथ, अप्रोक्सीमेट हाउ मैनी मोर ब्रीथ। मोर का मतलब है कि जब वो एक्सरसाइज कर रहा है उसमें कितनी एक्स्ट्रा लगी। तो भाई 20 से माइनस कर देंगे अगर 12 को, तो हमें कितनी नजर आएंगी? 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8, ठीक है।
ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी, हाउ मेनी मोर ब्रीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बताना था कि इस ग्रुप में फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब, इन सब में एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये होता है बॉडी के बाहर, तो ऐसे न्यूट्रिशन का नाम होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में कौन कौन आ जाते हैं? जिसमें ईस्ट होता है, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। भाई स्पर्म सबसे पहले जब जाता है तो वेजाइना में जाएगा, उसके बाद सर्विक्स ओपन होगी और देन वो यूटेरस में जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाई 10 हमारा बताना था वायरल, मतलब वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है? वायरल डिजीज के बारे में पूछा। तो भाई चिकन पॉक्स, एड्स और हेपेटाइटिस बी जो हमारी ये वायरल हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, भाई कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें हमें बताना था कि ए बी सी और डी इनमें क्या क्या यहाँ पे आने वाला है। तो भाई ये तो सिंपल है, डायग्राम बेस्ड डबल सर्कुलेशन का। इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा 4th हो जाएगा, ए हमारा पल्मोनरी वीन, बी ऑर्टा, वीना केवा और यहाँ पे हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भाई फिजिकल चेंजेस के लिए बॉडी में एक चाइल्ड अटेन प्यूबर्टी, तो इनमें से पहचाना था हार्मोन कौन सा होगा? भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस और एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवेरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ था, 4 फोर्सेज हमें दिए हुए थे भाई, F1 F2 और F3 और यहाँ पे F4। भाई F1 इनके नाम बताने थे क्या क्या है। तो भाई ऊपर की तरफ क्या होगा? बायंट होगा, नीचे वेट होगा। तो F1 तो हमारा बायंट फोर्स हो गया और नीचे हमारे पास हो गया वेट, और आगे अगर वो बढ़ रहा है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, और पीछे की तरफ जो होगा हमारे इसके विस्कस ड्रैग। तो यहाँ पे ड्रैग कहीं इस तरीके से ड्रैग निकल के आ रहा था। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है इस तरीके से देखा जाए तो? देखो ऑप्शंस भी दिए हुए थे हमें, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बायंट फोर्स F1, वेट, फिर फॉरवर्ड थ्रस्ट और हमारे पास ड्रैग फोर्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस तरह से हैंड पंप दिया हुआ था और हमें इसके बेस पे कुछ आंसर्स करने थे। भाई उसको पढ़ लेते हैं पहले क्या लिखा है। तो ये कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। भाई पढ़ लेते हैं एक बार, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या क्या है। भाई मूवमेंट ऑफ द फोर्स हेल्प इन ओपनिंग द चेक वॉल, जैसे आप नीचे की तरफ पुश करोगे तो एक चेक वॉल ओपन हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में भी दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप डायग्राम पीछे करके वापस देख सकते हो। चेक वाल्व इज ओपन ड्यू टू द लो प्रेशर क्रिएटेड, बिल्कुल सही बात है। वाटर आउटलेट कैन बी केप्ट एट हाई अबव द फोर्स रॉड। भाई ये ऑप्शन में कह रहा है फोर्स रॉड के ऊपर रखना है ना वाटर आउटलेट। क्या वाटर आउटलेट को मैं फोर्स रॉड के ऊपर रख सकता हूँ? क्या बताना था कि ये करेक्ट हो सकता है कि नहीं। तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो है गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हो जाएगा। हैंड पंप वर्क वेस्ट इफ परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया होता और हमें बताना था कि इन सभी केस में सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन टुवर्ड लेफ्ट हमें कहाँ पे फेस करने के लिए मिलेगा, मतलब जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगा तो हमें बताना था कि एक्सेलरेशन जो है, लार्जेस्ट एक्सेलरेशन हमें कहाँ पे फील करने के लिए मिलेगा। एक्सेलरेशन कहाँ पे ज़्यादा होगा? भाई F इक्वल टू फॉर्मूला होता है ma, ठीक है। अगर a उनका सेम मास हो तो a इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो हमारा a जब ज़्यादा होगा जब फोर्स ज़्यादा होगा, है ना। a जब ज़्यादा होगा जब फोर्स ज़्यादा होगा, मीन्स कंपेरेटिवली अगर फोर्स हम निकाल लें लेफ्ट में किसका ज़्यादा है तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस केस में 20 और 20 कैंसिल हो जाएंगे, तो लेफ्ट में कितना हो गया 20 न्यूटन। इस केस में क्या है 10 और 35 बैलेंस कर ले रहे हैं इसको, तो यहाँ तो कोई फोर्स नहीं है, जीरो फोर्स है बिल्कुल। यहाँ पे 20 का जो है नेगेटिव, यहाँ पे भी 20 लग रहा है लेफ्ट में, और यहाँ पे अगर ध्यान दे तो 50 और 40 90 इधर से लेफ्ट में लग रहा है, और 30 और यहाँ पे 65 जो है राइट में लग रहा है। तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो दोनों को माइनस करने पे क्या हो रहा है भाई 25 जो है हमारे पास लेफ्ट में मिल रहा है हमें लगता हुआ, ठीक है भाई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर लगाया इसने भी, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस केस में हमारे पास लेफ्ट में 25 न्यूटन आ रहा है। नेक्स्ट, संवित वॉज अनेबल टू रीड द कंपोजिशन ऑफ ए मेडिसिन रिटन ऑन ए मेडिकल स्ट्रिप, और उसको बताना था कि किस लेंस का वो यूज़ करे ताकि उसको ठीक से नज़र आने लगे, और साथ साथ में उसके नेचर और साइज़ के बारे में भी बात करी जा रही थी। तो भाई ऐसे पढ़ने के लिए हमें चाहिए होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो कि वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है और मैग्नीफाइड बड़ा दिखाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ इस तरीके से हम पढ़ने के लिए करते हैं, जिसका यूज़ तो वो कॉन्वेक्स होता है और हम उससे आसानी से देख सकते हैं किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17, इक्वलाइजर दिया हुआ था, इस तरीके से बना रखा था और हमसे पूछा था कि दो डिवाइसेज है, इसमें एक तबला है और एक वायलिन है। तो बताना था कि इसमें किस किस नोब को ऊपर नीचे करना पड़ेगा ताकि सही से हमें, एक साउंड इंजीनियर था रेशमा नाम दिया हुआ था उसका, उससे बताना था कि कौन वर्क किस तरीके से हम साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ए में हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी को, मतलब जो तबला है वो लो फ्रीक्वेंसी पे तो राइज करना पड़ेगा लो फ्रीक्वेंसी नॉब को, और वायलिन की हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई फ्रीक्वेंसी नॉब को राइज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो था वो था क्वेश्चन नंबर 18, वेलोसिटी डिस्टेंस का हमें एक ग्राफ दिया हुआ था इस तरीके से, और हमें बताना था, कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था कि भाई वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आ रही है। रेशियो ऑफ, हमें बताना था इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना इनकरेक्ट। रेशियो ऑफ वेलोसिटी डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। वेलोसिटीज ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज आर कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर। भाई वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज अगर हम ध्यान से देखें, जो दूर हैं गैलेक्सीज, उस केस में जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनकी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है, कांस्टेंट तो नहीं हो सकती है। तो यही ऑप्शन हमारे पास जो है इनकरेक्ट नज़र आ रहा है हमें। तो नेक्स्ट है फार्दर द गैलेक्सीज फास्टर दे मूव, बिल्कुल सही है, जो दूर होगी वो तेज चलेगी। और ये बोल रहे हैं कि जो डिस्टेंट गैलेक्सी है उनकी स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगी इन रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर्स, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो रहेगा ही। वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज आर एक कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। डिस्टेंट गैलेक्सीज की बात करें तो वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी, जैसे जैसे दूर जाते आएंगे वैसे वैसे स्पीड जो है हमारी उसमें उनकी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कुछ इस तरीके से इसमें दिया हुआ था डायग्राम बना के, टेबल बना के कि भाई स्टूडेंट ए बी सी डी तक 4 दिए होते, फोर्सेस दिए होते उनके, और डिस्टेंस ट्रेवल दी हुई थी। बताना था कि कौन कौन सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। तो भाई वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड। भाई अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो पहले वाले प्रोडक्ट में अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास मिल रहा है हमें 500, सेकंड में अगर हम 550 इंटू 100 करें तो यहाँ पे भी कितना मिल रहा है 500, थर्ड में कितना मिलेगा यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें मल्टीप्लाई करके तो मिल जाएगा हमें 1440, और फोर्थ में मिल जाएगा 4 4 आर 16, 160 जूल। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ए और बी में दोनों जो है करेक्ट आ रहे थे, सेम अमाउंट ऑफ वर्क आ रहा था, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भाई इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल का एक इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ था और हमसे पूछा है कि बताना है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्या है। भाई इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ क्या है बताना है ऑप्शन में कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो भाई इसका एक ही फंक्शन है, ये अट्रैक्ट करती है आर्मेचर को, ठीक है, इस आर्मेचर को अट्रैक्ट करती है जो कि सॉफ्ट आयरन की होती है। जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर होती है जब ये लेफ्ट में जाएगी तो ये हैमर जो है इस गोंग पे टकराएगा और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपको जो है साउंड सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक हमारे पास ये मिरर बेस्ड क्वेश्चन था कि एन ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर गेट इमेज सेम पॉइंट। तो भाई हमारा अगर u और हमारे पास जो दिया हुआ है u -20 और v भी अगर हमारा -20 हो जाए तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 1/-20 और प्लस 1/-20। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दिया हो तो इसको सॉल्व करा जा सकता है। भाई अपॉन में कितना आ जाएगा 20 और ऊपर -1 यानी कि -2, ये हो जाएगा -2/20। कट के अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे -10 नज़र आ रहा है, तो f की वैल्यू जो है -10 रिवर्स करके हमें मिल जाएगी, जो भी सेंटीमीटर में आ रही है -10। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइनस आ रहा है इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एमीटर, और ये शो कर रहा था, एमीटर बना रखे थे इस तरीके से कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट कहाँ पे होगा, है ना, गिवन सर्किट में। एमीटर कौन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू शो करेगा, एमीटर मतलब करंट किस में ज़्यादा होगा। भाई करंट मान लो यहाँ से आई निकल के जा रहा है, यहाँ पे आने पे ये ब्रेक हो जाएगा, लेट से इसमें I1 और इसमें जो है हमारे पास I2 जा रहा है। भाई जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट कम जाएगा, क्योंकि V/I का एक रेशियो होता है जो इसको हम R बोलते हैं। अगर हमारे पास वोल्टेज हमारे पास रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, मान लो V = IR है, तो I अगर मान लो R हमारा बढ़ता है तो हमें इसको कांस्टेंट रखने के लिए I को कम होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जिस केस में रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है वहाँ पे I कम हो जाएगा, मतलब I2 I1 से कम होगा। पर जैसे ही यहाँ पे आके मिलेंगे वापस इसमें हो जाएगा I करंट, ठीक है। ये I करंट जो है इसमें पूरा जा रहा है, तो मतलब करंट मैक्सिमम तो इसी में जाएगा, तो Z की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू जो होगी हमारे पास I2 वाली हो जाएगी, मतलब जिसमें A लगा हुआ होगा एमीटर, तो हमारे पास Y की मिनिमम हो जाएगी। तो Z और Y इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, मैक्सिमम जो होगी Z में हो जाएगी और मिनिमम जो है Y में हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग 500 मीटर हाई, और इसको अगर हम गिरा रहे हैं ऊपर से तो स्पीड बतानी है कि कितनी हो जाएगी, इसकी हमारे इस केस में आंसर बताना था क्या हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट था। वैसे अगर आपको करके देखना तो आप कर भी सकते हो कि जी की वैल्यू आपको जो है हमें दी हुई थी कि ऊपर से नीचे आ रही है, तो +10 जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें दी हुई थी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एस हमारे पास है 500, फार्मूला अगर हम यूज़ करें इसमें डिस्टेंस का S = UT + ½ AT²। तो इस केस में हमारे पास जो आंसर आएगा निकल के वो कितना आएगा 500 = U हमारे पास इनिशियल 0 होगी इंटू टाइम कितना लग रहा है, भाई टाइम हमें पता होना चाहिए, भाई टाइम निकालना है वैसे हमें, +1/2 A कितना है हमारे पास एक्सेलरेशन 10 इंटू टाइम का स्क्वायर। तो टाइम हम यहाँ पे T1 ले लेते हैं, भाई इसको सॉल्व किया तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व किया कट करके तो ये 5 हो जाएगा।
डिवाइड किया तो T1 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास हमें नज़र आ रहा है 100, ठीक है, डिवाइड करके। तो T1 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, रूट 100 करेंगे तो 10 सेकेंड। भाई T1 जो है हमारे पास कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे जाने में उसे 10 सेकेंड लगा। अब जब ये नीचे जाके गिरेगा फर्श पे, कहीं पे ग्राउंड पे, तो नीचे से आवाज़ ऊपर पहुँचने में भी टाइम लगेगा कुछ। मान लो वो टाइम T2 लग रहा है, T2 डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस कितनी होगी वो देख लेंगे, अपॉन टाइम मतलब टाइम कितना, सॉरी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी नीचे से ऊपर तक, 500 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है साउंड के ऊपर तक पहुंचने की, 300। तो 5/3 आ जाएगा यहाँ पे। 5/3 की वैल्यू लगभग 1.67 हो जाएगी सेकेंड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दोनों को, ये हमारा T2 आ गया। अगर मैं T1 और T2 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास टोटल मुझे टाइम मिल जाएगा, जो कि हमारा 11.67 सेकेंड जो है हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना था। भाई 3 रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे हमारे पैरेलल में कनेक्ट हो रखे हैं। तो भाई इनका रिजल्टेंट जो होगा 1/r डैश कितना, मान लो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तीनों को सॉल्व करो, 6 एलसीएम ले लिया तो 1 + 1 + 1, ठीक है। तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 3/6, कट किया तो 1 और यहाँ पे 2। तो आर डैश रिवर्स कर देते हैं इसको, रेसिप्रोकल तो हमारा आ जाएगा 2 ओम। भाई 2 ओम रेजिस्टेंस अगर मैं इन तीनों को हटाऊँ तो यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं। अब ये 3 के साथ जो है सीरीज़ में हो गया, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा हमारा इस केस में, हमारे पास आएगा 3 + 2, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा 5 ओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, अगर हमें दिया हुआ था कि लैंडफिल वेस्ट में इस तरीके से सिटी ने इम्प्लांट किया है और पूछ रखा था कौन सी स्ट्रेटजी मोस्ट इफेक्टिव है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट आइलैंड है एक, वहाँ पे फेस हो रखी है प्रॉब्लम, पानी की कमी हो रखी है, तो उसकी स्कार्सिटी को दूर करने के लिए नेशन का वाटर स्कार्सिटी इशू जो है कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, क्या एक्शन जो है हम उसमें एड्रेस करें। तो भाई इम्प्लीमेंटिंग वाटर रेशनिंग मेजर्स एंड इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इससे हम काम चला सकते हैं। तो भाई ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 हाउ मच फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर। भाई सन से प्रोड्यूसर के पास और प्रोड्यूसर से देन कंज्यूमर के पास जो सन की एनर्जी होती है वो जाती है यूनी डायरेक्शनल, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। भाई एजिटोबैक्टर बिल्कुल करता है, एनाबेना ये भी करता है, उसके बाद में राइजोबियम ये भी करता है, लैक्टोबैसिलिस नहीं करता, ये दही में पाया जाता है, खट्टेपन के लिए होता है ना ये, तो ये हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये फिक्स नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 एटॉमिक नंबर दिए हुए थे इस तरीके से टेबल में और हमें बताना था कि कौन सा जो है इनमें हमारे पास एल्यूमिनियम के साथ कौन सा यूनिवेलेंट होगा। तो भाई ए जो है ये हमारा बोरॉन हो जाएगा, ये सी कार्बन हो जाएगा 12, 14 नाइट्रोजन हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा। तो भाई Cl ही इसमें ऐसा है जो एल्यूमिनियम के साथ AlCl3 बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, AlD3 की जगह AlCl3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना था आइसोबार्स कौन कौन से हैं। तो आइसोबार्स क्या होता है, जिनका भाई एटॉमिक मास नंबर सेम होता है। तो एक हमारे पास बी ऑप्शन और एक हमारे पास डी ऑप्शन में दो हमें नज़र आ रहे थे हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया था, बैलेंसिंग से आया था। तो भाई बैलेंसिंग अगर हम करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे +4H2O और गिव्स यहाँ पे इसको हटा सकते हैं 1, कुछ नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे Z हो सकता है 4। तो ऑप्शन हमारे पास ऐसा कौन सा है, ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंसिंग के लिए। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है 10th क्लास। नेक्स्ट 32 ए नॉन मेटल ए इज येलो इन कलर एंड हैज़ ए वैलेंसी 2। भाई येलो कलर का तो होता है सल्फर, ये तो पक्का है। और इसने बोला आगे कि बी और सी जो है मेनली फॉसिल फ्यूल में जो बर्निंग में वो प्रोड्यूस होते हैं और कॉज करते हैं एसिड रेन को। तो एसिड रेन में भाई सल्फर डाइऑक्साइड और ये SO3 जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस चीज़ के। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 33 पूछा था कि फैटी फूड्स, जो फैटी फूड्स होते हैं इनमें फैट होता है तो वो रेंसिड हो जाते हैं। रेंसिडिटी प्रॉपर्टी किसकी वजह से होता है, भाई ऑक्सीडाइज हो जाता है उन फूड्स का, तो ऑक्सीडेशन की वजह से उनमें वो स्मेल आने लगती है, रेंसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैड ऑर्डर करने लगते हैं, मतलब उसकी स्मेल जो है बैड हो जाती है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन था कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.0 ml ऑफ ईस्टर, मतलब इतना दिया हुआ था। सॉल्यूट हमारे पास जो सॉल्यूट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, सॉल्यूट हमारे पास दिया हुआ था हमारे पास 3 ml। तो 3 ml हमारे पास सॉल्यूट था, अपॉन में टोटल अगर हम फाइंड करें तो 3 + 9 टोटल हमारे पास सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो ये हो गई इंटू 100। अगर हम फाइंड करें तो यहाँ से हमारा आ सकता है, तो 3/12 इंटू 100, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो भाई 3 4s आर और 4 से कट करेंगे तो हमारे पास 25 जो है % हमें आंसर आ रहा है नज़र, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा 25%। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम % के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन जो हमें वॉल्यूम दिया है इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 एक मेटल दिया हुआ था P,
थर्माइट प्रोसेस जिसका काम वेल्डिंग का भी होता है रेलवे ट्रैक पे, तो इनमें से वो पी जो है वो ऑक्साइड भी देता है, क्यू जो कि एम्फीटेरिक ऑक्साइड है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। तो पी और क्यू को पहचाना था, तो भाई ऐसा ऑप्शन हमारे पास डी नज़र आ रहा है, एल्यूमिनियम, जो कि Al2O3 जो है बनाता है इस केस में ऑक्साइड, और यही एम्फीटेरिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इस केस में बताना था इनमें से कौन सी रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट एज एन एसिड। तो भाई इस केस में हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। इसको आप चेक कर लेना एक बार, इसको एक बार सही से सब लोग चेक कर लेना। भाई वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है, और चैनल को वीडियो को भी लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना सभी दोस्तों में। ऐसी वीडियोस फ्यूचर में भी हम आपकी हेल्प के लिए लाते रहेंगे, आप सभी के प्यार के वजह से ही जो है हम इस वीडियो को बना पा रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। 37 में पूछा था एक सॉल्ट ए है जिसको आप बेकरी प्रोडक्ट में यूज़ करते हो, और ये जो हीट करने पे जो है कन्वर्ट हो जाता है अनदर सॉल्ट में, जो कि बी और सी प्रोड्यूस करता है। बी एक सॉल्ट है दूसरा, और सी एक गैस है। तो भाई ऐसा NaCO3 बेकरी में यूज़ होता है बेकिंग पाउडर, और साथ साथ इसका प्रोडक्ट जो बनता है Na2CO3, इसको हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी इसका यूज़ होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और सी गैस जो कि हमारे पास CO2 होती है, वो हमारी किसी भी लाइम वाटर को मिल्की बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इट्स कंपाउंड। तो भाई नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, कैटेनेशन से ही जो है ज़्यादातर नंबर्स फॉर्म होते हैं कार्बन की चेन के, और टेट्रावेलेंसी होने की वजह से भी काफ़ी सारे ये हमारे पास कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे मूव करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट एसिडिक इन नेचर, इनमें से चारों में से कौन सी गैस जो है एसिडिक नहीं है। तो एसिडिक कौन सी गैस नहीं है भाई, CO जो है गैस वो एसिडिक नहीं है, बाकी सभी जो है हमारी तीनों की तीनों जो है एसिडिक गैसेज हैं, ये सभी एसिड इनमें एसिड नेचर होता है सब में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आज का है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो है विच अमंग द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज फॉसिल फ्यूल। तो भाई कोल भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है, न्यूक्लियर एनर्जी ये नहीं है, नेचुरल गैस बिल्कुल ये भी नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो क्या है भाई, CBSE जो हमारे पास राउंड 2 है ना, राउंड सेकंड जो हमारे पास था चैलेंज जो है हमारे पास CBSE साइंस चैलेंज, तो उसके सभी क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास आज हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप अपने सभी फ्रेंड्स से बोलना कि इसको सब्सक्राइब करें, सब उसको शेयर कर देंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का प्यार बस बनाए रखना यूं ही, और वीडियो को शेयर करते रहना। तो थैंक यू फॉर दिस, एंड आई होप कि आप सभी को ये वीडियो एंजॉयबल लगी और पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।